ओके, तो पिछले क्लास में हमने देखा कि बंगाल इतना प्रॉस्परस क्यों था। इसके हमने दो रीज़न देखे। पहला कि बंगाल में एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होता था। क्यों? क्योंकि वहाँ की लैंड फर्टाइल थी। फर्टिलिटी क्यों थी अच्छी वहाँ की? क्योंकि वो कोस्टल एरिया है, और कोस्टल एरिया है इसी वजह से ट्रेडिंग भी बहुत अच्छे से होती थी। तो ट्रेडिंग से भी ये लोग बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते थे। हमने ये भी देखा कि पहले दो तरीके के रूट थे जहाँ से ट्रेडिंग हो सकती थी। पहला ओशनिक रूट और दूसरा लैंड रूट। लेकिन क्योंकि सेंट्रल मुगल रूल अब थोड़ा वीक हो रहा था, तो जो लैंड रूट था उस पर बहुत सारे इन्वेजन्स हो रहे थे, जिसकी वजह से वी वर टोटली डिपेंडेड ऑन ओशनिक रूट। तो जितनी भी ज़्यादा ट्रेडिंग होती थी वो ओशनिक रूट से होती थी। और एग्रीकल्चर वहाँ का अच्छा था, प्रॉस्परस था। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो एरिया थी, लैंड एरिया थी, वो बहुत फर्टाइल थी। इस वजह से 1/3 जो टोटल रेवेन्यू होता था पूरे मुगल एम्पायर का, उसका 1/3 टोटल रेवेन्यू सिर्फ बंगाल से आता था। तो बंगाल बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस था। और क्योंकि ट्रेडिंग यहाँ पे अच्छी हो रही थी, इसकी वजह से मर्चेंट बैंकर्स का भी रोल बढ़ता जा रहा था। मर्चेंट बैंकर्स इंपॉर्टेंट होते जा रहे थे। इन्हीं मर्चेंट बैंकर्स में हमने देखा जगत सेठ ब्रदर्स, जो मर्चेंट बैंकर्स थे, और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए बाद में। इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए कि हमने देखा कि वो जो बंगाल के रूलर्स थे, अलीवर्दी खान और मुर्शीद कुली अलीवर्दी खान और लास्ट में सिराजुद्दौला, इनको गद्दी पर बिठाने का काम मर्चेंट बैंकर्स ने किया। मतलब इनको पावर दिलाने के लिए मेजर रोल प्ले जो किया वो मर्चेंट बैंकर्स मर्चेंट बैंकर्स हमारे जगत सेठ ब्रदर्स ने किया था। ओके, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से मुर्शीद कुली और अलीवर्दी खान ने जागीरदारी सिस्टम को थोड़ा सा चेंज किया। मतलब बहुत सारे जागीरदार की जगह अब थोड़े स्मॉलर, मतलब पहले तो बहुत सारे और छोटे छोटे जागीरदार थे, अब इन्होंने बहुत बड़े बड़े और कम जागीरदार रख दिए। अब क्योंकि जागीरदार कम थे और उनको टैक्स कलेक्ट करके वापस टाइम पे देना था, अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो वो क्या करते थे, मर्चेंट बैंकर्स के पास जा कर के उनसे मांगते थे पैसे। और इसी वजह से मर्चेंट बैंकर्स अब पावरफुल हो गए थे, क्योंकि अब वो पॉलिटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले कर रहे थे। मर्चेंट बैंकर्स बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम इन बंगाल। रेवेन्यू कलेक्शन अच्छे से हो बंगाल में, इसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मर्चेंट बैंकर्स की। और जगत सेठ ब्रदर्स मर्चेंट बैंकर्स ही थे जो धीरे धीरे काफ़ी पावरफुल हो गए थे, और बंगाल की पॉलिटिक्स में इनका बहुत मेजर रोल हो गया था। अब देखिए, हम ये सब पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। हमने देखा कि अलीवर्दी खान की डेथ के बाद, जो अलीवर्दी खान की डेथ हो जाती है, उसके बाद घसीटी बेगम और सिराजुद्दौला के बीच में कंपटीशन होता है कि कौन अब नेक्स्ट रूलर बनेगा। और ये रूलर बनते हैं सिराजुद्दौला। इनको रूलर बनने में भी हेल्प करते हैं जगत सेठ ब्रदर्स। ठीक है, तो अलीवर्दी खान तो एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाए थे जगत सेठ ब्रदर्स से। एक बहुत अच्छी इनकी जगत सेठ ब्रदर्स के साथ हार्मनी थी। क्यों? क्योंकि जगत सेठ ब्रदर्स जो बोलते थे अलीवर्दी खान उसको मान लेते थे, क्योंकि अलीवर्दी खान को किंग बनाया गया ही जगत सेठ ब्रदर्स द्वारा था। लेकिन जब 1756 में अलीवर्दी खान की डेथ हो जाती है, तब आते हैं हमारे सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला जब आते हैं तो जगत सेठ ब्रदर्स को ऐसा लगता है कि ये तो यंग नवाब है, इनके साथ हम जो बोलेंगे ये वो करेंगे। लेकिन जब सिराजुद्दौला पावर में आते हैं तो जो रिलेशंस हैं इन यंग नवाब जो सिराजुद्दौला हैं उनके और जगत सेठ ब्रदर्स के बीच, वो काफ़ी ख़राब होने लगता है। क्योंकि अलीवर्दी खान की डेथ के बाद जो ये स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कमांडर थे अलीवर्दी खान के टाइम पे, सिराजुद्दौला, उनके और जगत सेठ ब्रदर्स के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि जो हमारे यंग नवाब हैं ये बिल्कुल भी कंट्रोलेबल नहीं थे जगत सेठ ब्रदर्स के द्वारा। मतलब जगत सेठ ब्रदर्स को लगता था कि हम तो, ये तो बच्चा है, हम इसे कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। नवाब जो थे वो बहुत आसानी से टैकल नहीं किए जा सकते थे। और नवाब जो सिराजुद्दौला हैं वो अपनी बातें रखते थे, जो मन करता था वो करते थे। तो जो बंगाल की पॉलिसीज़ थी, पहले तो वो जगत सेठ ब्रदर्स शेप करते थे, लेकिन सिराजुद्दौला के आने के बाद जितनी भी रेवेन्यू पॉलिसीज़ हैं, ट्रेड पॉलिसीज़ हैं बंगाल की, वो सारी सिराजुद्दौला खुद हैंडल करते थे, जगत सेठ ब्रदर्स की बात नहीं मानते थे।
इस वजह से जगत सेठ ब्रदर्स और सिराजुद्दौला के बीच थोड़ी आपसी मतभेद पैदा हो गए, क्योंकि जगत सेठ ब्रदर्स चाहते थे कि जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि अलीवर्दी खान के टाइम पे भी ट्रेड पॉलिसीज़, किससे कितना टैक्स लेना है, कौन सी यूरोपियन कंपनी किसके साथ कैसे ट्रेड करेगी, ये सारी चीज़ें जगत सेठ ब्रदर्स डिसाइड करते थे। लेकिन अब जब अलीवर्दी खान की डेथ हो जाती है और सिराजुद्दौला आ जाते हैं, तो वो जगत सेठ ब्रदर्स की बात नहीं मानते हैं। उनका जो मन करता है वो पॉलिसीज़ लगाते हैं। ये बात जगत सेठ ब्रदर्स को अच्छी नहीं लगती है। अच्छा, ट्रेड पॉलिसी क्या थी? अब ये डिसाइड करना कि कौन सी यूरोपियन कंपनी हमारे इंडियन ट्रेडर्स के साथ कितने रुपयों में खरीद बिक्री करेगी, कैसे ट्रेड करेगी, और इंडिया क्या, हम बंगाल से क्या एक्सपोर्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें पहले डिसाइड करते थे जगत सेठ ब्रदर्स। इंडियन गुड्स वर इन ह्यूज डिमांड इन यूरोपियन कंट्रीज़। हमें पता है कि इंडियन जो है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी डिमांड थी यूरोपियन कंट्रीज़ में, और हमेशा यूरोपियन पावर्स के बीच एक कंटेस्ट लगा रहता था कि कौन ट्रेड करेगा, ट्रेडिंग राइट्स किसके पास होंगे, क्योंकि बाहर विदेशों में हमारे सामान की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की, गुड्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। इस वजह से जो यूरोपियन पावर्स थे वो आपस में लड़ते थे कि बंगाल के साथ, मतलब इंडियन ट्रेडर्स के साथ कौन ट्रेड करेगा। और बहुत सारे पोटेंशियल प्लेयर्स थे, हम देख चुके हैं, ब्रिटिशर्स थे, फ्रेंच, पोर्टुगीज़, डच, ये सारे थे। तो ड्यूरिंग 1700s इन जनरल एक शार्प कॉन्टेस्ट था ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, जो ये चाहते थे कि हम ट्रेड करें। ठीक है, तो दे वर एक्सपैंडिंग कॉलोनियल एम्पायर, और ये एक राइवलरी थी ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, जो हम आगे देखेंगे, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो इंग्लिश, एंग्लो मीन्स ब्रिटिशर्स, तो ये जो ब्रिटिशर्स थे और फ्रेंच थे, ये आपस में लड़ रहे थे एक दूसरे से कि ये लोग हर जगह, मतलब बंगाल में, हैदराबाद में, कर्नाटक रीजन में, हर जगह इनमें से कोई एक ही हमारे साथ ट्रेड करे। ठीक है, ये जो राइवलरी थी, ये जो लड़ाई थी, ये सिर्फ ट्रेडिंग राइट को लेकर के ही नहीं थी, बल्कि ये चाहते थे कि इनको मोनोपोली मिल जाए ट्रेडिंग राइट्स में। मोनोपोली मतलब क्या होता है? मोनोपोली मतलब जैसे मान लीजिए किसी बाज़ार में 10 दुकानें हैं और आपका जिससे मन चाहे आप उससे सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसी बाज़ार में मोनोपोली हो गई तो आप एक ही दुकान से सामान खरीदेंगे और एक ही दुकान के साथ ट्रेड कर पाएंगे, सबके साथ ट्रेड नहीं कर पाएंगे। मोनोपोली में क्या होता है, जैसे फ्रेंच है, इंग्लिश है, अब इन दोनों को चाहिए मोनोपोली। मोनोपोली में क्या होगा, अगर फ्रेंच को मोनोपोली मिलती है तो जो इंडियन ट्रेडर्स हैं उनके साथ सिर्फ फ्रेंच के ट्रेडर्स आकर के ट्रेड कर सकते हैं। अगर डच को अगर मोनोपोली मिल जाए तो ये पोर्टुगीज़, फ्रेंच, ब्रिटिशर्स, ये सब नहीं, सिर्फ डच के जो लोग थे, डच के जो ट्रेडर्स थे, वो आकर के इंडियन ट्रेडर्स के साथ ट्रेड कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे। तो मोनोपोली मतलब क्या होता है कि ये मैंने एग्जाम्पल दिया डच का और फ्रेंच का, इन्हें मोनोपोली नहीं मिली थी। ठीक है, मोनोपोली मतलब यही होता है कि कोई एक पावर, कोई एक जो भी ट्रेडर है वो ही सिर्फ ट्रेड करेगा, किसी दूसरे ट्रेडर को राइट नहीं है ट्रेड करने का। तो ये जो इंग्लिश, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच जो लड़ाई थी ना, ये लड़ाई सिर्फ ट्रेडिंग राइट्स को लेकर के ही नहीं थी, बल्कि ये आपस में इसलिए भी लड़ रहे थे कि उनको मोनोपोली मिल जाए ट्रेडिंग राइट्स के ऊपर। ठीक है, अच्छा क्यों मिले मोनोपोली? मोनोपोली मिलने से क्या होगा, अगर उन्हें मोनोपोली मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है, सोचो अगर सिर्फ आप ही मार्केट में बेच सको सामान, अगर सिर्फ आपकी दुकान है, वहाँ 20 दुकानें पर 19 दुकानों को बॉयकॉट कर दिया गया फॉर एग्जाम्पल, और सिर्फ आप हो, सिर्फ आप बेचोगे सामान, किसी और को राइट नहीं है सामान बेचने की, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो 19 दुकानें जो प्रॉफिट गेन करती वो आप अकेले गेन करोगे। तो ऑब्वियस सी बात है, मोनोपोली में क्या होगा कि जो भी मोनोपोली लेगा उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, और ये भी, अब जब हमें मोनोपोली मिल गई तो बाकी की जो 19 दुकानें हैं वो तो गई ना, वो तो पीछे रह गई। तो यही चाहती थे ब्रिटिशर्स कि उनको मोनोपोली मिल जाए ताकि उन्हें प्रॉफिट भी ज़्यादा मिले, और बाकी के जो कंटेस्टेंट है, जैसा मैंने बताया उस टाइम पोर्टुगीज़, फ्रेंच, डच, ये सब भी थे, ये जो बाकी के कंटेस्टेंट हैं ये पीछे छूट जाएं। ठीक है, तो कंपटीशन का लेवल देख रहे हो। तो जगत सेठ ब्रदर्स जो थे वो ब्रिटिशर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा घुले मिले हुए थे। ठीक है, ये ब्रिटिशर्स
जो हैं और जगत सेठ ब्रदर्स हैं, इनकी आपस में काफ़ी ज़्यादा मिली भगत थी, जो अलीवर्दी खान के टाइम तक तो चल गई। ठीक है, अब क्या होता है, जब सक्सेशन डिस्प्यूट होता है घसीटी बेगम और सिराजुद्दौला के बीच, तो सिराजुद्दौला तो सक्सीड हो जाते हैं 1756 में, जिन्हें लाया जाता है किसके द्वारा, जगत सेठ ब्रदर्स के मदद से उनको बैठाया जाता है बंगाल की गद्दी पे। लेकिन अब यंग नवाब और जगत सेठ ब्रदर्स के बीच रिश्ते खराब होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि नवाब जो थे वो रिफ्यूज़ कर देते हैं जगत सेठ ब्रदर्स की सारी बातें मानने से। ओके, द नवाब रिफ्यूज to comply with the demands of Jagat Seth brothers, who enjoyed close proximity with the British traders. जगत सेठ ब्रदर्स जो थे वो ब्रिटिशर्स के साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते रखते थे। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ट्रेडिंग कंपनी थी, उसके साथ जगत सेठ ब्रदर्स के उनके साथ अच्छे रिश्ते थे। इस वजह से जगत सेठ ब्रदर्स चाहते थे कि जो मोनोपोली है ट्रेडिंग में वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिले। लेकिन जो हमारे यंग नवाब हैं वो ऐसा नहीं चाहते थे। ठीक है, इस वजह से इनके बीच आपसी लड़ाई मतभेद स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि जगत सेठ ब्रदर्स जो ट्रेडिंग राइट है वो पूरा मोनोपोली राइट पूरा का पूरा इंडियन ट्रेडर्स के साथ ब्रिटिशर्स को देना चाहते थे, लेकिन यंग नवाब नहीं चाहते थे ऐसा कुछ हो। सिराजुद्दौला इस बात को जानते थे कि जगत सेठ ब्रदर्स के कुछ रिश्ते हैं ब्रिटिशर्स के साथ, इसीलिए वो ऐसा चाहते हैं। इसी वजह से सिराजुद्दौला नहीं चाहते थे कि ये जो ट्रेडिंग राइट है ये पूरा का पूरा किसी एक इंसान के हाथ में, मतलब किसी एक पावर या किसी एक ब्रिटिश ट्रेडिंग राइट्स के हाथ में फोकस्ड हो जाए। ठीक है, अच्छा, 1690 में पहली बार औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार ट्रेडिंग राइट दिए थे बंगाल में। ठीक है, इसके बदले में वो थोड़ा सा नॉमिनल रेवेन्यू, ये कुछ 15-20 हज़ार का कुछ रेवेन्यू लेते थे। तो 1690 में औरंगजेब ने पहली बार ट्रेडिंग राइट्स दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में। तो अब 1690 में ही एंट्री हो जाती है ब्रिटिश की बंगाल में। ठीक है, धीरे धीरे वो एक्सपैंड होते हैं और अब जाकर के वो जब जगत सेठ ब्रदर्स के साथ मिलते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेडर्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना लेते हैं जगत सेठ ब्रदर्स से। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जगत सेठ ब्रदर्स की मदद से वो मोनोपोली ले ले बंगाल में, और बंगाल कितना प्रॉस्परस और रिच है ये तो हम पिछले क्लास में देख ही चुके हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि उन्हें मोनोपोली भी मिल जाए ट्रेड में और उन्हें टैक्स भी ना देना पड़े। तो अब क्या होता है, जब सिराजुद्दौला नहीं मानते हैं जगत सेठ ब्रदर्स के साथ, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्या करती है, 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो फ्यूजिटिव्स थे, मतलब जो भगाए हुए नवाब के कोर्ट से, सिराजुद्दौला बंगाल के कोर्ट से जो लोग भगाए गए थे उनको रिफ्यूजी देना स्टार्ट कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। मतलब राजा द्वारा निष्कासित लोगों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिफ्यूज देना स्टार्ट कर दिया था। दूसरी चीज़ कि जो इनवॉयलेशन है, जो ट्रेडिंग ट्रीटी साइन की थी, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ट्रेडिंग ट्रीटी साइन की थी, एक व्यापार की ट्रीटी साइन की थी सिराजुद्दौला के साथ, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो कोई भी ट्रेडिंग पोजीशन नहीं बनाएंगे कैलकाटा में। लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं, वो कैलकाटा में अपनी ट्रेडिंग पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं, फोर्टिफाई करना शुरू कर देते हैं, बिल्डिंग बनाना कैलकाटा में स्टार्ट कर देते हैं। ये भी जो सिराजुद्दौला जो वहाँ के नवाब थे उनकी तौहीन थी, उनकी बात नहीं मानी जा रही थी। इसके साथ साथ उन्होंने कैलकाटा में ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर दी, जहाँ पर उन्हें मना किया गया था, ब्रिटिशर्स वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम फोर्टिफाइंग ट्रेड पोजीशंस इन कैलकाटा, लेकिन वो वहाँ पे जो ट्रेडिंग थी वो स्टार्ट कर चुके थे। तो नवाब ने जितने भी ऑर्डर्स दिए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उन सारे ऑर्डर्स को नकार रही थी और वही काम कर रही थी जो नवाब मना कर रहे थे, और नवाब द्वारा निष्कासित लोगों को रिफ्यूज भी दे रहे थे, शरण दे रहे थे। तो अब क्योंकि जो अथॉरिटी है, सिराजुद्दौला है, उनकी हर बात को नकारा जा रहा है और अपनी अथॉरिटी लगाने की कोशिश कर रही थी हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पर होता है ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजेडी इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब ब्रिटिशर्स ने बात नहीं मानी सिराजुद्दौला की, तो इसकी वजह से ब्रिटिशर्स और सिराजुद्दौला के बीच लड़ाई हो जाती है, वॉर हो जाता है। ठीक है, वॉर क्यों होता है, नवाब जो है वो जा करके वहाँ पे कैलकाटा में मना था ना फोर्टिफाई करने के लिए,
ब्रिटिशर्स को। तो अब नवाब जाते हैं और उनके फोर्टिफाइड, जो कैलकटा में उनके फोर्टिफाइड था फोर्ट, उन पे जा कर के उन्होंने अटैक कर दिया। तो नवाब चार्ज अपॉन द ब्रिटिश ट्रेडिंग पोजीशन, क्योंकि कैलकटा से तो उन्हें ट्रेड करने के लिए मना किया था ना नवाब ने, तो वो जा कर के उनकी जो ट्रेडिंग पोजीशन थी कैलकटा में उस पर जाकर अटैक कर लेते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी ट्रेडर्स थे उनको लॉक कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं, जेल में डाल देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से, और वो जो जेल में ऐसे डालते हैं कि 25 ब्रिटिश ट्रेडर्स जो थे वो सफोकेशन की वजह से अगले दिन मर जाते हैं। इसी को कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी क्यों हुई? क्योंकि सिराजुद्दौला जी, जो वहाँ के बंगाल के नवाब थे, उनको बुरा लगा ये कि ब्रिटिशर्स ने उनकी हर बात को नकारा है। कैलकटा में उन्होंने मना किया था कि कोई फोर्टिफाई नहीं करेगा, ट्रेडिंग राइट्स नहीं है आपको कैलकटा में, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स कैलकटा से ट्रेड कर रहे थे, जिसके रिस्पॉन्स में ब्लैक होल ट्रेजेडी एक वॉर है जो सिराजुद्दौला अटैक करते हैं कैलकटा में, जितने उनके फोर्टिफाइड जितने भी ट्रेडिंग एरियाज थे उन पर अटैक करते हैं और ब्रिटिशर्स के जो ट्रेडर्स थे, ब्रिटिश ट्रेडर्स थे, उनको प्रिजन में डाल देते हैं, जिसकी वजह से 25 ब्रिटिशर्स की सफोकेशन की वजह से मौत हो जाती है। अब जब ब्रिटिश ट्रेडर्स की डेथ होती है तो रॉबर्ट क्लाइव जो उस वक्त इंचार्ज थे ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी के इंचार्ज थे, वो मार्च करते हैं बंगाल से सदर्न इंडिया। ठीक है, वो सदर्न इंडिया में होते हैं और अब वो बंगाल की तरफ आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो लड़ते हैं। अब यहाँ पर आता है बैटल ऑफ प्लासी। अब होगी बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी का कॉज क्या था ये हमने देखा, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी क्यों हुई? क्योंकि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ट्रेडर्स के बीच में रिश्ते ठीक नहीं थे। ठीक है, क्यों ठीक नहीं थे? क्योंकि ब्रिटिश के जो ट्रेडर्स थे वो अपनी मनमानी कर रहे थे, वो नवाब की बात नहीं सुन रहे थे, जिसकी वजह से ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है। 25 ब्रिटिश ट्रेडर्स मारे जाते हैं, जिसकी वजह से रॉबर्ट क्लाइव जो उस वक्त साउथ में होते हैं वो आते हैं बंगाल। क्यों आते हैं? क्योंकि अब वो लड़ेंगे सिराजुद्दौला से बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, अच्छा, ब्रिटिशर्स क्यों नहीं मान रहे थे नवाब की बात? क्योंकि वो पहली बात तो ये कि अपना स्ट्रेंथ दिखाना चाहते थे और वो एक एंग्लो फ्रेंच राइवलरी चल रही थी उस बीच। ठीक है, वो हम आगे भी देखेंगे एंग्लो कर्नाटिक वॉर में। तो उस एंग्लो फ्रेंच राइवलरी में वो अपने आप को पावरफुल दिखाना चाहते थे। वो दिखाना चाहते थे कि हम फ्रेंच से ज़्यादा पावरफुल हैं, अगर हम हार जाएंगे तो फ्रेंच जीतेगा। इस वजह से वो अपने स्ट्रेंथ दिखाने के लिए नवाब की बात नहीं मानते हैं। ठीक है, नाउ कम्स बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी में युद्ध कैसे होता है, देखो क्यों हुआ उसका कॉज हम देख चुके हैं। ठीक है, अब ये कहने को तो बैटल है, लेकिन एक्चुअली में ये कोई बैटल था नहीं। ठीक है, इट वॉज जस्ट अ स्कर्मिश। क्यों? क्योंकि जगत सेठ ब्रदर्स जो हैं वो तो ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिला लेते हैं। क्यों? क्योंकि नवाब की अथॉरिटी को रोकना है। नवाब तो इन्होंने ही बनाया है ना, जगत सेठ ब्रदर ने ही बनाया है नवाब हमारे सिराजुद्दौला को, लेकिन फिर भी सिराजुद्दौला जगत सेठ ब्रदर्स की बात नहीं मान रहे हैं। इस वजह से जगत सेठ ब्रदर्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिला लेते हैं, ताकि वो अब जगत सेठ ब्रदर्स और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मिल करके नवाब के खिलाफ लड़ती हैं बैटल ऑफ प्लासी। जगत सेठ ब्रदर्स ने मीर जाफर जो कि मिलिट्री कमांडर थे उस टाइम पे, उनको अपने में मिला लिया। और मीर जाफर जब लड़ने गए, जगत सेठ ब्रदर्स ने उनको तो मिला लिया था अपने में। इस वजह से जब मीर जाफर सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ने गए ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो उन्होंने हथियार ही नहीं उठाए। ठीक है, क्योंकि जगत सेठ ब्रदर्स उन्हें कन्विंस कर चुके थे, अपने में मिला चुके थे। इस वजह से सिराजुद्दौला आसानी से हार गए बिना किसी लड़ाई के। ठीक है, यू कैन सी बैटल ऑफ प्लासी वाज नॉट अ बैटल, इट वाज जस्ट अ स्कर्मिश, कुछ था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि जो मिलिट्री कमांडर है उसी को ईस्ट इंडिया कंपनी और जगत सेठ ब्रदर्स ने अपने में मिला लिया था, तो वेपन ही नहीं उठाया मीर जाफर ने, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला पहले ही हार गए, उनको सरेंडर करना पड़ा। अब देखो, अब जब सिराजुद्दौला हार गए, सरेंडर कर दिए, तो मीर जाफर को उन्होंने नेक्स्ट नवाब बना दिया। क्यों बना दिया मीर जाफर को नेक्स्ट नवाब? क्योंकि मीर जाफर ने इनका साथ दिया था, जगत सेठ ब्रदर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था। ओके, ना मीर जाफर जब नवाब बन गए तो मीर जाफर से ज़बरदस्ती एक ट्रीटी साइन कराई गई। ठीक है,
एक ट्रीटी जिसको हम प्लासी प्लंडर के नाम से जानते हैं। अब इस प्लासी प्लंडर में क्या था, ये जो ट्रीटी थी, ये ट्रीटी बहुत ह्यूज फाइनेंशियल ड्रेन थी। बंगाल की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, फाइनेंशियली वो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब ये सारा का सारा पैसा जो है वो चला गया ब्रिटिशर्स के पास। कैसे? क्योंकि इस ट्रीटी में पहला पॉइंट ये था कि ब्रिटिश ने इंडियन को, जो इंडियन्स थे मतलब हम उस टाइम पे जो बंगाल में जो लोग थे, उनको कहा कि 3 लाख पाउंड उनको इमीडिएट वॉर इंडेंटी के तौर पे देना है। मतलब ये जो लड़ाई है उसकी कंपनसेशन के तौर पे 3 लाख पाउंड्स देना है। क्यों देना है? क्योंकि ब्रिटिशर्स वर नॉट कीन टू डू दिस वॉर। ठीक है, ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे, ये उन्हीं के नवाब थे, उन्हीं के राजा थे जो लड़ाई करते हैं। तो जब आप लड़ाई कर रहे हो तो आपको कंपनसेशन, वॉर कंपनसेशन देना होगा। तो इमीडिएट वॉर कंपनसेशन के तौर पे उन्होंने 3 लाख पाउंड्स लिया। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इतना ही नहीं, 1957 से 1962 के बीच में उन्होंने एक वॉर पेनल्टी लगाई जिसमें 22.5 मिलियन रुपीज़, जो कि बहुत ही प्रॉफिटेबल है ब्रिटिश के लिए। सोचिए उस टाइम पे 22.5 मिलियन रुपीज़ उन्होंने हम पे चार्ज किया। दे इम्पोज्ड वॉर पेनल्टी के तौर पे। एज द वॉर नॉट प्रोलॉन्ग्ड, ड्रॉन आउट वॉर डिड नॉट लेड टू फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर। अब देखो क्या हो रहा है, इन्होंने तो अपने लड़ाई की ही नहीं ना, क्योंकि ये तो स्कर्मिश था, मीर जाफ़र को इन्होंने अपने में मिला लिया, लड़ाई तो इन्होंने की नहीं। लेकिन अब वॉर पेनल्टी लगा रहे हैं, मतलब खर्चा तो ब्रिटिश का कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी वो पेनल्टी लगा रहे हैं कि हम तो लड़ने आए नहीं थे, तुम्हारे ही जो रूलर थे, तुम्हारे जो नवाब थे, उन्होंने लड़ाई स्टार्ट की थी। तो अब देख सकते हो यहाँ पे ब्रिटिश, इसके साथ साथ ये काफ़ी नहीं था। ठीक है, एक तो उन्होंने वॉर कंपनसेशन लगाया, इमीडिएट वॉर कंपनसेशन, उसके बाद वॉर पेनल्टी लगा दी 57 से 62, 1957 से 1962 के बीच हमें वॉर पेनल्टी हर साल देनी है 22.5 मिलियन डॉलर्स की। इतना काफ़ी नहीं है। इसके साथ साथ तीसरा पॉइंट ये था प्लासी प्लंडर का कि इसके साथ ब्रिटिश को टैक्स फ्री ट्रेडिंग राइट मिल गई, ट्रेडिंग मोनोपोली के साथ। इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिश को मोनोपोली मिल जाती है, ठीक है, और टैक्स फ्री ट्रेडिंग राइट्स भी मिल जाते हैं। अब जब उन्हें मोनोपोली मिल जाती है तो फ्रेंच को उन्होंने ट्रेडिंग नहीं करने दी। ना सिर्फ फ्रेंच बल्कि जितने पोर्टुगीज़, डच वगैरह जो भी थे, अब कोई भी बंगाल के साथ ट्रेड नहीं कर सकता। अब ट्रेड कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करेगी। कैन यू सी द इफेक्ट ऑफ प्लासी प्लंडर? जितना वेल्थ था बंगाल का वो सारा ड्रेन हो गया अब कहाँ पे? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में। तो अब वो फाइनेंशियली तो बहुत स्ट्रांग हो ही गए, इसके साथ साथ मोनोपोली भी ले ली उन्होंने। ठीक है, लेकिन मीर जाफ़र ही रिफ्यूज टू कंप्लाई विद ब्रिटिश डिमांड्स, क्योंकि मीर जाफ़र देख सकते थे कि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक ट्रीटी है। तो मीर जाफ़र भी नकार गए प्लासी प्लंडर को मानने से। अब जब मीर जाफ़र नकार गए तो उनको रिप्लेस कर दिया गया मीर कासिम से। ठीक है, अब मीर कासिम से उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी ख़त्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर। देखो एक शॉर्ट रिव्यू दे देते हैं, बैटल ऑफ बक्सर कब होता है, कैसे होता है। अब देखो हमें तो पता है मीर जाफ़र ने रिफ्यूज़ कर दिया इन चीज़ों को मानने के लिए, प्लासी प्लंडर जो ट्रीटी है उसको मानने के लिए। तो अब मीर जाफ़र को रिप्लेस कर दिया गया मीर कासिम से। अब क्या होता है, मीर कासिम भी देख सकते हैं कि ये जो प्लासी प्लंडर, ये जो इतनी सारी इन्होंने पेनल्टी लगाई है, इसके साथ ट्रेडिंग मोनोपोली है, ये तो काफ़ी नुकसानदायक है बंगाल के लिए। तो मीर कासिम, अब उन्हें पता है कि अगर मैं भी मना करूँगा मुँह से तो मुझे भी मीर जाफ़र की तरह रिप्लेस कर दिया जाएगा किसी और से। तो मीर कासिम क्या करते हैं, अब ये अलायंस बनाते हैं। मीर कासिम मन में सोच लेते हैं कि मैं इन ब्रिटिशर्स को मज़ा चखाता हूँ, मैं ना लड़ूंगा इनके साथ, लेकिन अकेले तो लड़ नहीं सकते। तो क्या करते हैं, वो जाते हैं शाह आलम II जो उस टाइम पे मुग़ल रूलर थे, उनके पास जाते हैं, उनकी मदद लेते हैं। क्यों? क्योंकि मुग़ल रूलर अभी भी बंगाल जो है मुग़ल रूलर के अंडर ही था, ऑटोनॉमी थी लेकिन फिर भी सेंटर पे तो मुग़ल रूल ही था ना। फिर वो जाते हैं शुजा-उद-दौला के पास। शुजा-उद-दौला जो कज़न थे सिराजुद्दौला के।
अच्छा, इनके पास क्यों जाते हैं? क्योंकि शुजा-उद-दौला अवध के किंग थे और बंगाल के पास ही था अवध। अगर बंगाल को ऑक्यूपाई कर लिया ब्रिटिशर्स ने तो जाहिर सी बात है अगला जो खतरा है वो अवध पर ही आएगा। इसलिए अवध के जो रूलर थे शुजा-उद-दौला वो मान जाते हैं मीर कासिम का साथ देने। तो अब मीर कासिम, शाह आलम II और शुजा-उद-दौला ये तीनों मिलकर के अब एक बैटल लॉन्च करते हैं ब्रिटिश के खिलाफ। ये बैटल होगा बैटल ऑफ बक्सर। ओके, तो इस लेक्चर में हमने देखा कि बंगाल कितना प्रॉस्परस था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होती थी वहाँ से, लेकिन किस तरीके से मर्चेंट बैंकर्स का जो रोल था वो बढ़ गया पॉलिटिक्स में, जिसकी वजह से वहाँ के जो किंग मेकर थे वो बन गए हमारे मर्चेंट बैंकर्स जगत सेठ ब्रदर्स। अलीवर्दी खान की डेथ के बाद जब सिराजुद्दौला आते हैं तो वो यंग नवाब होते हैं, इसकी वजह से वो अभी यंग होते हैं, उनको बहुत नॉलेज नहीं होती पॉलिटिक्स की, तो जगत सेठ ब्रदर्स को लगता है कि ये तो हमारे साथ कंप्लाई कर लेंगे, मैं जो बोलूँगा वो मानेगा ये। लेकिन नवाब ऐसा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जगत सेठ ब्रदर्स और नवाब के बीच रिश्ते खराब होने लगते हैं, क्योंकि जगत सेठ ब्रदर्स चाहते हैं कि सारा का सारा मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाए, लेकिन नवाब ऐसा नहीं चाहते। नवाब जो हैं उनकी सारी डिमांड्स जगत सेठ ब्रदर्स से अलग थी। तो नवाब की अथॉरिटी को डिनाई करना शुरू कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के बीच लड़ाई होती है, जो कि ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है, ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानी जाती है। इस ब्लैक होल ट्रेजेडी में ब्रिटिश के 25 लोग मर जाते हैं, ब्रिटिश ट्रेडर्स मर जाते हैं, जिसके रिप्लाई में रॉबर्ट क्लाइव आते हैं, और रॉबर्ट क्लाइव आ करके अब होता है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में जब रॉबर्ट क्लाइव आते हैं तो वो मीर जाफ़र को अपने साथ कर लेते हैं। जगत सेठ ब्रदर्स कन्विंस कर लेते हैं मीर जाफ़र को। मीर जाफ़र कौन थे? मीर जाफ़र मिलिट्री कमांडर थे सिराजुद्दौला के। अब जब आप मिलिट्री कमांडर को ही अपने अंडर कर लेते हो तो मीर जाफ़र ने हथियार ही नहीं उठाए बैटल ऑफ प्लासी में। तो बैटल ऑफ प्लासी एक बैटल नहीं थी, एक स्कर्मिश थी, ठीक है, एक बस मुठभेड़ से, एक झड़प सी थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई लड़ाई हुई ही नहीं, मीर जाफ़र ने हथियार उठाए ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिला हुआ था। तो सिराजुद्दौला को जो है अपने आप को सरेंडर करना पड़ा, जिसके बाद मीर जाफ़र ने प्लासी प्लांटर ट्रीटी पे साइन किया। लेकिन ये ट्रीटी इतनी ज़्यादा ड्रेनिंग थी कि मीर जाफ़र इसको कंप्लाई करने से मीर जाफ़र ने भी मना कर दिया। तो मीर जाफ़र को रिप्लेस किया गया मीर कासिम से। अब मीर कासिम भी इस चीज़ से बिल्कुल भी एकदम नहीं कर पाते, कंप्लाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अब मीर कासिम को पता है अगर मैंने मना किया तो ये फिर किसी और को बिठा देंगे। तो मीर कासिम जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, शाह आलम II जो सेंट्रल मुगल रूलर थे उनकी मदद लेते हैं, फिर शुजा-उद-दौला की मदद लेते हैं और फिर एक ग्रैंड अलायंस बनाते हैं, जिसमें शाह आलम II, शुजा-उद-दौला और मीर कासिम ये तीनों अब एक बैटल लॉन्च करेंगे बक्सर में, जो ब्रिटिश के अगेंस्ट होगा, विच इज़ नोन एज बैटल ऑफ बक्सर, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में सुनेंगे, पढ़ेंगे। Thank you so much.